चलिए जी, गुड इवनिंग। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी बुक का। पार्ट बी बुक जो है उसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा पार्ट ए वॉल्यूम 1 हो चुका है। पार्ट ए वॉल्यूम 1 हमारा हो चुका है, जिसके अंदर हमने किया था पार्टनरशिप। तो हमारा पार्टनरशिप का पार्टनरशिप वाली पूरी बुक होगी, उसका कोई भी चैप्टर अब हमारा पेंडिंग नहीं है। पिछला हमारा चैप्टर याद है कौन सा खत्म हुआ है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद आप लोगों ने 10-12 क्वेश्चंस की जगह छोड़ देनी है, तकरीबन 10-12 पेजेस। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.5 पेज में कवर अप होता है, तो उसके हिसाब से आपने 12-14 पेजेस छोड़ देने हैं, क्योंकि अभी उसका होमवर्क और उसकी प्रैक्टिस अभी चलेगी, उसका भी टेस्ट भी होना है। उसके बाद आपके पास बुक होती है पार्ट बी वॉल्यूम 2। स्कूल में सबसे पहले वही करवाई जाएगी। सर फिर आप स्कूल वाले क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि हम उल्टा पैदा हुए थे ना, तो आप उल्टा चलेंगे। स्कूल में एक बुक करवाई जाएगी, इसके बाद वाली 3 बुक्स होती हैं। पहले मैं एक बार ब्यौरा दे देता हूँ। पार्ट ए इसकी वॉल्यूम 1 होती है पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 होती है शेयर कैपिटल वाली बुक, और उसके बाद बुक आती है पार्ट बी बुक। ठीक है जी, हमारी ये हो चुकी है, जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, जिसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया, ये वाली हमारी बुक हो चुकी है। अब हम पार्ट बी बुक करने वाले हैं। पार्ट बी बुक का ना जो पहला चैप्टर है वो बेसिक चैप्टर है, कहने का मतलब है ABCD। तो जब तक हम ABCD नहीं करेंगे तो हम पार्ट ए की वॉल्यूम 2 कर ही नहीं सकते। लेकिन बिना ABCD किए भी मैं पार्ट ए की वॉल्यूम 2 वाली बुक स्टार्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि जो आपके स्कूल है ना, स्कूल आपको ये वाली बुक स्टार्ट करवाएगा। नॉर्मली इस बुक को बोला जाता है पहली बुक, इसको बोला जाता है सेकंड बुक, इसको बोला जाता है थर्ड बुक। तो स्कूल तो अपनी तरफ से ठीक है, सेकंड बुक करवाएगा पार्ट ए वॉल्यूम 2। लेकिन जो सेकंड बुक का बेसिक चैप्टर है ना, जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि उस चैप्टर की ABCD है, वो ABCD जो है ना, वो ये तीसरी वाली बुक में है, ये वाली बुक में, थर्ड बुक में, पार्ट बी में। पार्ट बी का चैप्टर एक ही करेंगे हम, उसके बाद दोबारा से स्कूल वाले लेवल पे आ जाएंगे ये वाली बुक पे, वॉल्यूम 2 वाली बुक में। लेकिन अगर मैंने आपको वो चैप्टर ना करवाया, सीधा वॉल्यूम 2 वाली करवा दी जैसे स्कूल वाले करवा रहे हैं, तो उस चैप्टर में आप मेरा इतना दिमाग खाओगे ना, मेरे को वो चैप्टर बीच में छोड़ के दोबारा से पार्ट बी में आ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 2 वाली बुक का जो बेसिक चैप्टर है ना, वो हमारी पार्ट बी बुक का पहला चैप्टर है। क्या आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो गया? तो मैंने आपको रीजन बता दिया व्हाई वी आर स्टार्टिंग द थर्ड बुक यानी कि पार्ट बी बुक। क्योंकि बेसिक चैप्टर जो है सेकंड बुक का, जो बेसिक चैप्टर है वो पार्ट बी वाली बुक यानी थर्ड बुक का पहला है, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो ये आप लोग बुक ओपन कर लो, ये भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। CBSE के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बिल्कुल आते हैं। इसमें ना जर्नली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ना वो 10% है। इस चैप्टर में जर्नली है ABCD बताना। सर ABCD मतलब इस चैप्टर में ये बताना होता है कि कोई आइटम एसेट है कि लाइबिलिटी है, कोई आइटम इनकम है या एक्सपेंस है। मतलब इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या है, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है, ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। 10% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 90% आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं, आप लोग मुझे बताना कोई आइटम एसेट्स है या लाइबिलिटीज है। डेटर्स क्या है? डेटर्स आप लोग कह रहे हो एसेट्स हैं, ठीक है जी। परचेज क्या है? परचेज जो है मेरा एक्सपेंस है, ना कि एसेट। अच्छा जी, उसके बाद मेरे को बताओ बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी। तो इस चैप्टर में ना ये बताना है। हाँ सर ये तो एक दिन के अंदर खत्म कर देंगे ये चैप्टर। लेकिन जहां से आप लोगों की सोच खत्म होती है, मतलब +1 खत्म होती है, +2 तो वहीं से शुरू होगी ना। लेकिन इस चैप्टर में दिक्कत क्या है? इस चैप्टर में बताएंगे ये कौन सी एसेट है। क्लास +1 में तरुण सर ने एक चैप्टर करवाया था, चैप्टर नंबर 2। किसी को याद है क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2? क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 तो उसका चैप्टर का नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने सीखा था स्टॉक क्या होता है, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। एसेट्स के अंदर कैटेगरीज थी, कौन कौन सी करंट एसेट है, कौन सी नॉन करंट है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, डेटर जो है करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट है? विद इन पेबल विद इन 1 ईयर होती थी। हाँ, तो डेटर जो है वो मेरी करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है? इस चैप्टर में यहां तक मतलब और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। आप लोगों ने बता दिया डेटर एसेट्स है। पिछले किसी चैप्टर में मैंने आपको पूछा था क्या डेटर या बिल्डिंग कौन सी एसेट है? हमने बोला एसेट है, हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दी। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आगे आगे उससे बात करेगा, ये कौन सी है, करंट है कि नॉन करंट है।
ठीक है, पहली चीज मैंने आपको ये बता दी, ये चैप्टर में 10% प्रैक्टिकल है, 90% आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्लास +1 में और +2 के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस होता था। एक होता था क्लास +1, क्लास +2। क्लास +1 में हमने जितनी भी अकाउंटिंग सीखी थी सोल प्रोप्राइटर की सीखी थी। जब ये वाली क्लास स्टार्ट हुई थी ना 1 अप्रैल, 4 अप्रैल को या 3 अप्रैल को, जब भी हमारा +2 का बैच हुआ था, तो सबसे पहले मैंने ये चीज करवाई थी कि क्लास +1 में हम किस चीज की अकाउंटिंग करना सीखते हैं, किसके अकाउंट्स बनाना, किसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्लास +2 में किसका, क्लास +2 में सबसे पहले तो हम पार्टनरशिप का सीखते हैं। पार्टनरशिप का हमने फंडामेंटल भी सीख लिया। नया पार्टनर अगर बिजनेस में आना चाहता है, बिजनेस चल रहा है, वो भी हमने सीख लिया था। गुडविल भी लेके आएगा वो पैसे, है ना। अगर वो रिटायर होना चाहता है तो उसको गुडविल के पैसे देते थे, वो भी सीख लिया था। किसी की डेथ हुई वो भी सीख लिया। बिजनेस को पूरा बंद करना है, डिसोल्यूशन, वो भी सीख लिया। तो क्लास +2 में आप लोगों ने अकाउंट्स बनाने सीखे, प्रॉफिट लॉस निकालना सीखा था सबसे पहले पार्टनरशिप वालों का। क्लास +1 में किसका हम करते थे, सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर किसी को याद है क्या होता था? एक सिंगल मालिक। दुकान छोटी बड़ी होने का मतलब नहीं है यहाँ पे, चाहे बंदे की दुकान 100 रुपए की हो चाहे 100 करोड़ की, मालिक एक है। गुरकीरत को कह दो क्लास इधर चल रही है, उसको अच्छा लगेगा। फिर कहेगा मैंने तो समझ ही नहीं आता, जबकि क्लास से सब तो ज्यादा प्रेजेंट मेरे हिसाब नाल तेरी होएगी। अगर मैं ऐप चेक करा ना, फिर भी तेनू समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्लास उधर चल रही है, ਅਸੀਂ इधर ही देखी जा रहे हैं। कमाल करते हो पांडे जी। सर आपकी रिकॉर्डिंग में गुरकीरत का नाम ना है, आपकी रिकॉर्डिंग कैसे सक्सेसफुल हो सकती है? क्लास +1 में हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करना, कि जो अकेला दुकानदार है, अकेला मालिक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्लास +2 में हमने पार्टनरशिप का सीखा। पार्टनरशिप में कितनी सारी चीजें थी ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसके साथ साथ हम क्लास +2 में कंपनीज की बातें भी सीखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग यही होती है, क्योंकि एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहता है कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में कम से कम 1 लाख से ज्यादा इंप्लॉई है। अब 1 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज को सैलरी भी देनी है, उनका रिफ्रेशमेंट का खर्चा भी है। अगर 1 लाख इंप्लॉई है तो उनके पास कम से कम 50 शहरों में उनकी ऑफिस की बिल्डिंग होंगी, कम से कम 10-20 कंट्रीज में उनके ऑफिस होंगे। तो कैसे वो अपनी सैलरी देते होंगे, कहां से वो पैसा कमाते होंगे, बाकी खर्चा खुर्चा काट के कंपनी को कैसे पैसा बचता होगा, 1 लाख बंदे को संभालता कौन है। तो ये सारी चीजें अपन कंपनीज में सीखते हैं। कंपनी अकाउंट्स के अंदर अपने अपने ही 7-8 चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप में याद है कितने चैप्टर्स थे? फंडामेंटल, गुडविल, ये वो 5-6 चैप्टर्स थे, वो हमारे हो चुके हैं। कंपनीज के अंदर 7-8 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो हमने वो सीखने हैं कि कोई कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे कमाती है। कंपनी जो है ना सारा पैसा अपना नहीं लगाती, सोल प्रोप्राइटर जो है सारा पैसा अपना लगाता है या किसी से उधार लेके। पार्टनरशिप वाले भी सारे कैपिटल आपस में लगाते थे ना, ए ने लगा दिया, बी ने, सी ने ज्यादा लोन ले लिया। लेकिन कंपनी को पता है क्या अलाउड है, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कंपनी को ये भी अलाउड है कि जितने आप लोग कंपनी के मालिक हो ना, उनके पास जितना पैसा है वो तो लगा दो, लेकिन पैसा पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी जो है बड़े स्केल पे काम करती है। पहले तो वो अपने शहर में सामान बेचती है, फिर अपने जिले में, अपने स्टेट में, अपने देश में। चाइना वालों को देख लो, चाइना वालों को अपना देश भी पूरा नहीं आता। कहते हैं अपने देश से अगर हमने सिर्फ सामान बेचना शुरू कर दिया ना अपने देश में, चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड इज इंडिया। तो चाइना को अपना सामान सारा देश में बेच के भी ना, चाइना को सारा भी अपना सामान बेच के ना अपने देश में, तब भी वो कहते हैं हमारी कंपनी है ना घाटा चल रहा है, मतलब 150 करोड़ लोगों को बेच के भी। फिर कहते हैं क्यों ना एक्सपेंड करें, स्केल करें, चल इंडिया को बेचो, यूरोप को बेचो, अमेरिका को बेचो। तो कंपनियां जो है बड़े स्केल पे काम करती हैं। तो कंपनियां कैसे अपना प्रॉफिट लॉस कमाती हैं? तो कंपनियों को गवर्नमेंट ने एक अलग राइट दिया हुआ है जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को नहीं दिया हुआ, कि आपने अगर कंपनी एक्सपेंड करनी है, आपको जगह भी ज्यादा चाहिए, फिर पैसा भी ज्यादा चाहिए। मेरे को ये बिल्डिंग लेनी थी, मेरा 12,000 रुपए रेंट है, मेरे को 2-3 क्लासरूम्स और लेनी पड़ गई, मेरा तो 12-15 हजार और लग जाएगा। तो आप सोचो अगर मेरे को 2 क्लासरूम्स ऐड करनी है, मेरा 15-20 हजार का खर्चा है सिर्फ रेंट, उसके ऊपर एसी लगवाना, छत दीवार कंस्ट्रक्शन करवाना, 3-4 लाख रुपए लग जाता होता है सारा कुछ कर करके। एक बड़ी कंपनी है, सोचो उसने एक बड़ी मशीन लगानी है, प्लांट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो मतलब कंपनी को एक राइट अलग से क्या दिया हुआ है सर, आप ये बताओ। अब कंपनी को ये राइट दिया हुआ है कि मालिक अपने अलावा ना पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं, तो वो भी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। शार्क टैंक इंडिया देख लेना, शार्क टैंक इंडिया में लोग अपनी इक्विटी बेचते हैं। इक्विटी का मतलब होता है अपना मालिकाना हक बेचते हैं। अब जैसे यहाँ पे एमसीए का अकेला मालिक मैं हूँ, तो मैंने टोटल कैपिटल लगाई हुई है, अब अभी तक की टोटल कैपिटल मैंने लगाई हुई है 6-7 लाख रुपए।
मेरे को 5 क्लासरूम्स और बनानी है, क्योंकि मेरे को 10th भी शुरू करनी है, 9th भी, +1 +2 की नॉन मेडिकल और मैथ वगैरह भी शुरू करना है, तो मेरे को 5-6 क्लासरूम्स और चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन 6-7 मेरे को और चाहिए होंगी, 6-7 एसी और चाहिए होंगी, लेकिन पैसे तो है नहीं। आइडिया बहुत है मेरे माइंड में। तो मैं क्या करूंगा, अपने एमसीए जो मेरा ब्रांड बन चुका है 1-2 साल में, चाहे छोटा ब्रांड है चाहे बड़ा ब्रांड है, जो बन चुका है, तो मैं उसका ना अपना मालिकाना हक बेच दूंगा किसी को। जिसके पास पैसा है मैं कहूंगा चल यार 20% हिस्सा तेरा, लेकिन मेरे को ना आज 20% के बदले में 10 लाख रुपए लगा दे बिजनेस में। उस 10 लाख से आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, टीचर हायर करेंगे, एसी लगवाएंगे और बच्चे आएंगे, तो जितना प्रॉफिट होएगा 80% मेरा रहेगा। 20% मैंने अपने राइट्स बेच दिए ना, इसको बोलते हैं 20% मैंने अपने शेयर्स बेच दिए। तो आपको एक पता चला शेयर्स क्या होता है? शेयर्स और कुछ नहीं होता, किसी कंपनी का मालिकाना हक है, उसको शेयर्स बोला जाता है। तो मैंने अपने शेयर किसी को बेच दिए, बदले में उससे पैसा ले लिया। 20% के बदले में मैंने किसी से 10 लाख रुपए ले लिया। कंपनियों को ये अलाउड है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में मैंने कभी आपको बताया था कि पब्लिक से अपना कैपिटल ले रहे हैं, हम अपना शेयर बेच रहे हैं। हम अपना शेयर बेच रहे थे लेकिन दूसरे पार्टनर को, याद है? लेकिन यहां पे क्या होता है कि कंपनी जो है पब्लिक से भी पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो इसका मतलब है जब जब किसी भी चीज में पब्लिक इन्वॉल्व होएगी ना, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या बोला मैंने? जब जब किसी भी चीज में पब्लिक इन्वॉल्व होएगी, वहां पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे लोग जो बिजनेसमैन है ना, अपने फायदे के लिए पब्लिक को मतलब धोखा भी दे सकते हैं, उनका पैसा लूट के भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रूल बनाया कि अगर आप एज अ कंपनी के लेवल पे काम करना चाहते हो तो आपकी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होंगी, आपको ज्यादा कागज लगाने पड़ेंगे, आपकी गारंटी ज्यादा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होंगे। तो कंपनीज के लिए इन्होंने अलग से, देखो सोल प्रोप्राइटर के लिए तो अलग से एक्ट नहीं बना हुआ। पार्टनरशिप के लिए याद है कौन सा एक्ट बना हुआ था? 1932। पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ था? 1932। तो 1932 एक एक्ट बन गया, उसमें एक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का मतलब होता है एक मेन बंदा दे दिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी कंप्लेंट होगी, कोई भी कुछ होगी, ये संभालेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे मुद्दे। ऐसे ही कंपनी से रिलेटेड सारे मुद्दे कौन संभालेगा? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बना था 2013। 2013 के अंदर क्या किया था ये कंपनीज एक्ट ने? एक समझ लो एमसीए बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर एक मेन रजिस्ट्रार सौंप दिया, एक प्रेसिडेंट बना दिया कि पूरे इंडिया में ना कंपनी से रिलेटेड जो भी केस है, इश्यू है, कोई कंपनी फ्रॉड करती है, कुछ करती है, आपने संभालने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री अलग से बना दी। टोटल इंडिया में 50 से 55 मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, रोड मिनिस्ट्री है जो मतलब परिवहन मिनिस्ट्री जिसको बोला जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पैसों का काम देखेगी। एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो सारी कंपनियों का काम देखेगी। फिर उसमें सबसे ऊपर एक बंदा तो होएगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मतलब जो सारा मेन जज हो गया। तो ये सारे फिर रूल्स बनाए जाते हैं कंपनियों के लिए कि कौन कौन सी कंपनियां पब्लिक से पैसे ले सकती हैं, कौन सी नहीं, कितना पैसा ले सकती हैं, बदले में उसको कोई लिखत में आप कुछ दे रहे हो। तो जब भी पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा लगाती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, तो बदले में उसको हम स्लिप भी देंगे। तो अभी जो हम वॉल्यूम 2 और पार्ट बी जो बुक हम देखने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था टोटल 3 तरह की बुक्स होती हैं। वॉल्यूम 2 और पार्ट बी बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की है। मतलब ये दोनों बुक्स में सिर्फ कंपनी से रिलेटेड चैप्टर दिए हुए हैं। तो आप सोच लो एक बुक में पार्टनरशिप के चैप्टर थे, दूसरी और तीसरी बुक में सिर्फ कंपनीज के चैप्टर हैं। तो कंपनी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है रेदर देन पार्टनरशिप, रेदर देन सोल प्रोप्राइटर। तो कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़े से ज्यादा बनाए। ठीक है जी, आप लोग पढ़ के गए, आप लोगों ने कंपनी खोल ली, आप लोगों ने ना ऐसे बैलेंस शीट बनानी शुरू कर दी। आप लोगों ने बोला सर मेरी लाइबिलिटीज इतनी है, मेरी एसेट्स इतनी है। तरुण सर ने तो हमें यही बैलेंस शीट बनानी सिखाई है, हमने बना दी। कंपनीज एक्ट वाले जो ऊपर रजिस्ट्रार बैठे हैं ना, उन्होंने 2 दिए, कहते ये लो 2 थप्पड़, एक ट्रांसफर कर देना तरुण सर को। फिर जब मेरे पास ट्रांसफर होने के लिए आए, मैंने 2 और लगाए। मैंने कहा ये तो बैलेंस शीट जो मैंने आपको बनवाई थी ना, ये सोल प्रोप्राइटर की बनाई थी और पार्टनरशिप वाले की बनवाई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप लोग सो रहे थे उस क्लास में जब मैंने आपको बोला था कंपनी के लिए रूल्स अलग हैं। तो कंपनी के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अलग गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन तब आपको ज्यादा नींद आ रही थी, आप सोए रह गए। तो 2 थप्पड़ आपने तब फिर खाए गवर्नमेंट से, 2 थप्पड़ खाए मेरे से। तो कंपनी वालों ने फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अलग बना दिया, ऐसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, इसको बोलते हैं वर्टिकल। सर फिर इसमें एसेट्स कहाँ आएंगे? ये देखो ये है जी, बस यही है, दीज आर द पर्टिकुलर्स, दीज आर द रुपीज।
अब आप लोग मेरी हेल्प करो इसमें, अपन फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज, देखो बैलेंस शीट का एक ही मतलब होता है जहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रखा जाता है। ऊपर एसेट लिख दो, नीचे लाइबिलिटी लिख दो, या तो ये कर सकते हैं। ब्रैकेट में एसेट लाइबिलिटी कहाँ, ब्रैकेट में यहाँ पे आइटम्स लिखने के बाद, लेकिन पहले कौन सी आइटम लिखेंगे? कुछ भी लिख दो, एसेट लिख दो, है ना। तो अगर ऐसे कुछ भी करने से होता तो गवर्नमेंट क्या कोई एक्ट बनाती? गवर्नमेंट कहती फिर तो कर लो जैसे करने। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया बैलेंस शीट में। जब ये बैलेंस शीट बनाते थे, इस बैलेंस शीट के हिसाब से ये जो +1 और पार्टनरशिप वाली बुक थी बैलेंस शीट, इसमें पहले क्या आ रहा है, लाइबिलिटीज या एसेट? तो ऐसे ही बस गवर्नमेंट ने बोला कहते और कुछ नहीं करना। इनको भी मतलब ऐसे ही बस ज्यादा मस्ती चढ़ रही थी, इन्होंने भी क्या कहा, ऊपर आप लाइबिलिटीज लिख दो। कहते उधर आप ऐसे लिखते थे ना लाइबिलिटीज, इस वे में, इधर लाइबिलिटीज इधर एसेट्स, कह रहे इधर बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे लगता है कि कंपनी की है। नीचे आप एसेट्स लिख दो, लाइबिलिटी का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। सारी आइटम्स लिखने के बाद आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एसेट्स वाली भी यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट में टोटल तो दोबारा दोनों का बराबर ही आना चाहिए। प्रोसीजरल कॉन्सेप्चुअल बैलेंस शीट में फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क हो गया। +1 की और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। पेपर में क्वेश्चन आया 2 बार, कहते जो +2 में अकाउंट कंपनीज की बैलेंस शीट बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है कि वर्टिकल? तो आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसे चीज को, चौड़ी वाली चीज को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, लंबाई वाली चीज को वर्टिकल बोला जाता है। याद रह जाएगा, चौड़ी वाली चीज को हॉरिजॉन्टल, लंबी वाली चीज को वर्टिकल। तो पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है जी सीबीएसई में, एक नंबर का, कि क्लास +2 में कंपनीज अकाउंट्स के अंदर, कंपनीज की हम बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, तो किस अकॉर्डिंग आपको वो बनाई जाती है बैलेंस शीट? तो वर्टिकल फॉर्म में, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। मतलब तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अब इस चैप्टर में ना ये होगा, पहले लाइबिलिटीज लिखनी है ना। बैलेंस शीट में मेरे को बताओ क्रेडिटर्स किस तरफ आएंगे? बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो हम लिख देते थे लोन फ्रॉम बैंक, है ना। कैपिटल, अच्छा ऐसे कर देते थे ना। क्या हमने कोई सीक्वेंस फॉलो किया कि पहले कैपिटल लिखना है फिर बिल पेबल फिर लॉन्ग टर्म? नहीं ना। तो अब इनको तो ज्यादा मस्ती चढ़ रही है कंपनी वालों को। कंपनी वालों ने बोला एक तो आपको वर्टिकल बनाना है, एक मन की संतुष्टि है और कुछ नहीं है, लेकिन मन की संतुष्टि के साथ इन्होंने क्या एक हेक्टिक काम बना दिया आप लोगों के लिए। बोला कि जैसे जैसे हम फॉर्मेट बताएंगे वैसी बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी। तो क्लास +2 में कंपनीज अकाउंट का सबसे पहला चैलेंज ये है, लर्न क्रैम द बैलेंस शीट एज इट इज गिवन बाय द एक्ट। तो मैं आपको एक बार दर्शन करवाना चाहता हूं। पहले एक बार चैप्टर नंबर 1 में ये आपको बनी हुई है, देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस शेड्यूल के अंदर बनाते हैं? तो कंपनीज एक्ट 2000 कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013 ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट कौन सा दिया, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। और उसको नाम दिया शेड्यूल 3 पार्ट 1। और पार्ट 1 भी आपको ऐसे लिखना है, जिसने पार्ट 1 ऐसे लिखा आधा नंबर कट जाएगा, सीबीएसई ने बोला जी। एक्ट में जो वर्डिंग यूज की गई, अगर सिंपल वर्डिंग यूज की गई, यू हैव टू यूज द सिंपल वर्डिंग। इफ दे यूज द रोमन वर्ड्स, यू विल हैव टू यूज द रोमन वर्ड्स। तो आपको दिख रहा है पार्ट 1 कैसे लिखा हुआ है। शेड्यूल आप लोग कैसे लिख सकते हो? क्या शेड्यूल 3 ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते आप लोग शेड्यूल 3। यू हैव टू रिटन इन द सेम वे। यू गॉट दिस पॉइंट? पहले तो मैंने आपको ये बता दी, जब हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाएंगे तो हमें सेम ऐसा फॉलो करना है, ना कि ऐसा। अब ये देख लो जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर पहले लिखना है पार्ट 1, दिख रहा है जी पार्ट 1। साथ में लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। सर पहले भी तो बैलेंस शीट एज एट ही लिखते थे, वो ओके है। पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर। सर नोट नंबर मतलब, नोट नंबर आप ऐसे समझ लो वर्किंग नोट। जैसे कंपनी में कैपिटल है, एक बंदे की कैपिटल पहले 1 लाख थी, फिर 2 लाख थी, फिर 3 लाख थी, कुछ निकाल ली, उन सभी को वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट के बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। और आगे क्या लिखा हुआ है, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। तो यहाँ पे जब आप लोगों को अभी प्रोजेक्ट बनाना है ना, मिल गया प्रोजेक्ट, मुकत वालों को तो मिल गया, बाकियों को भी प्रोजेक्ट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में आपको कहेंगे, सुन लो, चलो सुन लो, एक माइंड प्रिपेयर कर रहा हूं। तो स्कूल वाले आपको कहेंगे टाटा कंपनी की, इन्फोसिस कंपनी की, पतंजलि की, डाबर की प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी बैलेंस शीट और P&L और कैश फ्लो बनाना है। तो आप ऐसे, तू ही बोल रहा है पहले,
या समझ ले या तो बाहर जाएगा। मैं फ्लो नहीं खराब करना चाहता, बड़ा अच्छा फ्लो चल रहा है मेरा। तो अभी तक जब हम +1 की बैलेंस शीट बनाते थे, +1 की बैलेंस शीट आ जा भाई आ जा, हाजिर हो +1 की बैलेंस शीट। +1 की बैलेंस शीट में जैसे समझ लो ये साल था 31/3/21, तो हमने कहीं पे साइड पे इधर या इधर 31/3/20 का कोई अलग से कॉलम बनाया था? नहीं बनाया था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कंपनी इज मोर रिलेटेड विद द पब्लिक देन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला थोड़ा सा इजी करने के लिए कंपनियों को, हे कंपनी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, इस साल की बैलेंस शीट बना रहे हो ना, साथ साथ एक फोल्डर ये वाला जो तरुण सर अभी मार्क कर रहे हैं, एक फोल्डर और बना लेना, इसमें पिछले साल का भी डेटा लिख देना, ताकि गवर्नमेंट दोनों को कंपेयर कर सके। इससे क्या होगा, पब्लिक को भी समझने में आसानी होगी कि पिछले साल ये था, इस साल ये है। लॉजिक क्लियर हो गया? जाके लॉजिक एक बार अपने दोस्तों से और टीचर से पूछना कि यहाँ पे देने का लॉजिक क्या है। आधे जवाब मिलेंगे आपको कि तो फॉर्मेट है, यू हैव टू क्रैम एज इट इज। अच्छे बच्चे होंगे वो कह देंगे कि पिछले साल का भी गवर्नमेंट ने बोला तो आपको वैसे रखना है। अच्छे मतलब जिन्होंने ढंग से क्लास सुनी होगी, तो हर टीचर समझाता है कि गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक डाला, ताकि यहाँ पे ना पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है कंपनी में। पार्टनरशिप वाले में, सोल प्रोप्राइटर में आप पब्लिक का पैसा थोड़ी ना बिजनेस में लगा सकते हो। अब मैं अपना ऑफिस चला रहा हूँ, मैं गर्व को बोलूँ दी यार 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाना है, गर्मी बड़ी हो रही है 2 AC लेने हैं, कहता मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं, वैसे ही दे दे। नहीं दे सकते ना। लेकिन अगर हम कंपनी के केस में मैं अपना शेयर्स बेच के ना, शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, तो जितने % शेयर बेचूंगा, फिर हर साल मेरे को जितना मुनाफा होएगा या हर महीने उतना मेरे को प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा। कंपनीज के केस में ये अलाउड है। इसलिए लोग पता है क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खोलना चाहते हैं। लोगों का पैसा लो, बिजनेस में लगाओ, नुकसान हो गया वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉफिट हो गया आपको बांटना पड़ेगा। मतलब नुकसान होएगा सबका, प्रॉफिट होएगा सबका, क्योंकि वो भी आपके मालिक है। चाहे वो कंपनी में आके काम नहीं करेंगे, बट दे ऑल आर द ओनर्स, दे विल एंजॉय द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पैसा डूब गया वो आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में पता है हमने बिजनेस में उधार नहीं दी, हमने मालिकाना हक के तौर पे कंपनी में पैसा लगाया, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया हमारा ही है। तो ये इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है कंपनीज में। तो गवर्नमेंट ने बोला एक साथ में कॉलम और बनाना, कॉलम नंबर 4, जहां पे आप पिछले साल का डेटा भी साथ साथ लिख सको, ताकि नॉर्मल पब्लिक को तो देखो बैलेंस शीट समझ ही नहीं आएगी। आप अपने घर वालों को दिखा दो बैलेंस शीट, उनको थोड़ी ना समझ आएगी। हम कॉमर्स वालों को समझ आएगी, क्योंकि हमने सीखा है, हर चैप्टर में सीख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में सीख रहे हैं। लॉजिक्स आपको भी सारे नहीं पता, लेकिन 1-1.5 साल में आपने 70-80 बार या 200-250 बार बैलेंस शीट बना दी, वो आपको ना याद होगी है प्रॉपर। अभी तक आपको लॉजिक्स नहीं आते, मेरी बात मान के चलना। जब मैंने भी पढ़ा था ना, मुझे लगता था मेरे को आता है। जब मैं सीए के ऑफिस में अपना काम सीखने शुरू किया, लॉजिक तो तब समझ आया, अच्छा ये इसका मीनिंग होता है। कोई चीज हम अगर 200-250 बार कर लें, वो हमें याद हो जाती है, तो हमें लगता है कि याद हो गया जी, कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आप 12-12, 13-13 बार पढ़ लो, आपको हेडिंग्स भी याद हो जाएंगी, जैसे टीचर्स को होती हैं। कोई चीज जितनी, मतलब ये तो इस प्रकृति का नियम है नहीं, जितनी बार ज्यादा करोगे आपको मतलब माइंड में ज्यादा बैठ जाएंगी। तो ये इसका लॉजिक क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक को तो बैलेंस शीट समझ नहीं आएगी, जिसको समझ आएगी थोड़ी बहुत वो यहां से जज कर लेगा। पिछले साल देखो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, एस कैपिटल बीस कैपिटल। कंपनी में मैंने क्या बोला, शेयर्स बेचे जाते हैं पब्लिक को, उनसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसों को तो बोला जाता है कैपिटल, गर्भ हाथ नीचे, पैसों को बोला जाता है कैपिटल। शेयर बेच के पैसा इकट्ठा किया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया शेयर कैपिटल। सो सिंपल। पूछना बच्चों से कि इसको शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, आपको जवाब मिलेंगे बड़े इंटरेस्टिंग। ठीक है, पूछना। उनका तो शेयर कैपिटल चल रहा होगा ना आपके साथ वालों का, उन्होंने थोड़ी ना ये चैप्टर शुरू किया होगा। हर टीचर की अपनी मैथडोलॉजीज है। मेरा मेथड हमेशा से यही चला आ रहा है, पहले एबीसी कराऊंगे, पहले मैं सीधा ही वर्ड या सेंटेंस सिखा दूं। तो ये इस चैप्टर की एबीसी है। तो उनको पूछना कि शेयर कैपिटल क्यों बोला जाता है। कैपिटल मतलब वही जो एस कैपिटल बीस कैपिटल। +1 में सिर्फ कैपिटल बोला जाता था, +2 में एस कैपिटल बीस कैपिटल इसलिए बोला जाता था कि ए की कैपिटल इतनी है, बी की इतनी है। कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल बोला जाता है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स उतनी कैपिटल, इसलिए उसका नाम पड़ गया शेयर कैपिटल। पिछले साल शेयर कैपिटल थी 1 लाख, इस साल है 3 लाख। बताओ क्या फर्क आया। पिछले साल कैपिटल थी, अच्छा मैंने गलत बोल दिया, चलो पिछले साल कैपिटल थी 3 लाख, इस साल होगी 1 लाख, यानी कि 2 लाख की कैपिटल कम हो गई। तो ये आपको एक कंपैरिजन
फीचर मिल जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला फॉर्मेट साथ में रखवाया। क्या है? पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर की फिगर्स, प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2020। साथ में अब देखो ये बनाया लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के अंदर ये देखो जी, सेम ऐसे ही याद कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड पहली बार आपने सुना होगा या कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने लिखवाया हुआ है। फंडामेंटल वाला चैप्टर जो होगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड खोल के देख लेना, वहां पे लिखवाया हुआ है। तो ये शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यार +2 है, कंपनी के अकाउंट से पार्टनरशिप से जंप करके कंपनीज में आ रहे हो ना, तो कंपनीज में आ रहे हो तो रिजर्व मतलब कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं बोलना, उसको रिजर्व्स बोल लेना है। सर अच्छा, जर्नल रिजर्व आया था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आया था, IFR रिजर्व आया था, तो ये वही रिजर्व तो हो गया। सिर्फ गवर्नमेंट आपको गोल गोल घुमा सकती है। जैसे आप इसको क्या बोलते हो, टाटा, बाय बाय, और क्या बोलते हैं, गुड बाय। हाय नहीं है तो बाय है, हाय हाय। तो समझ गए? तो एक ही मतलब है, अलविदा। मतलब तो वही है ना कि तुम जा रहे हो, बस जल्दी दफा हो जाओ, दफा हो। तो ये ऐसे ही है, रिजर्व का मतलब आप प्रॉफिट बोल लो, सरप्लस बोल लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल लो, बात एक ही है। तो ये जो आपकी साइड पहली चल रही है ना, ये सारी लाइबिलिटीज हैं। अब नाम याद करके देख लो, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। ये जो बैलेंस शीट दे रहे हैं, ये तो बुक वाले दे रहे हैं। अभी मैं आपको अपनी बैलेंस शीट के दर्शन करवा रहा हूं, आधे लोग अभी भाग जाएंगे, सर आपको पढ़ाना नहीं आता, हम तो जा रहे हैं बैलेंस शीट के दर्शन करके। ये अभी बैलेंस शीट देख लो, ये गवर्नमेंट ने दिया है, इसको मैं बोलता हूँ शॉर्ट बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट है शेयर कैपिटल। अब ये देखो इधर आ गई नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे कि बोरोइंग यानी कि लोन लिया जो आपने। ठीक है जी, अब इसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ये है कि बैलेंस शीट ही चल रही है, ये देख लो, ये है आपके ओवरऑल बैलेंस शीट। इसको बोला जाता है शॉर्ट बैलेंस शीट। सर आपने गलत लिख दिया, दिस इज द लॉन्ग बैलेंस शीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग बैलेंस शीट जो हमने बनानी है, जो हमने याद करनी है। लॉन्ग बैलेंस शीट हाजिर हो। सो यहां से शुरू हो रही है जी हमारी बैलेंस शीट। ऊपर आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2019-2018। 19 को बोला गया करंट ईयर, तो 18 को बोला गया प्रीवियस ईयर। स्टार्ट हो रहा है जी, देखो जी ध्यान से, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वहीं पे भी इक्विटी एंड लाइबिलिटी थी, जो भी शॉर्ट बैलेंस शीट प्रिंटेड दिखाई थी। पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर अलग से पैराग्राफ है, दिख रहा है? सोचो शेयर कैपिटल के बाद था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हाजिर हो, हाजिर हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम्स देख लो, ये रिजर्व एंड सरप्लस हैं। मैं आपको साथ साथ टैली करवाता हूँ। अभी मेरे 2 पेज हो गए, बुक के हिसाब से हम यहां तक पहुंच गए। बुक के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ, आपको कंपैरिजन होता रहेगा। बुक के हिसाब से हम यहां तक पहुंच गए हैं बेटा, बुक के हिसाब से हम यहां तक पहुंच गए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस तक। अब मैं आपको अपना दिखा रहा हूं, हम कहां तक पहुंचे हैं। हम यहां से रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है सर, हौसले बुलंद है, आगे चलो। अगली, ठीक है जी, ये हो गई नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये है नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद ये है करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लाइबिलिटीज खत्म, बैलेंस शीट नहीं खत्म, लाइबिलिटीज खत्म। अब देखो जी एसेट शुरू हो रही हैं, एसेट्स। तालियां तालियां, जब तक बैलेंस शीट नहीं रुकती तालियां रुके ना। लोगों को लग रहा है कि तालियां बजे ना। ओके, बैलेंस शीट खत्म, इतनी सी ही है बैलेंस शीट। फिर भी जूम आउट करके थोड़ा सा दर्शन करवा देता हूँ। ये है, बस यही ज्यादा है, यही कम है, इतनी सी है बस। अब हम सीख रहे हैं जी, अब हम सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या होती हैं। क्लास +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 ही चीजों को बोला जाता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर था, याद है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी है, तो चोचले भी थोड़े से बड़े होंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 5 है। क्लास +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 थी, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। P&L बैलेंस शीट, यहाँ पे 5 है, जिसमें से 2 तो वही है, P&L, ये हो गया बैलेंस शीट, ये हो गया P&L अकाउंट। एक है कैश फ्लो, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, कैश फ्लो का अलग से चैप्टर है। बाकी ये दोनों तो ऐसे ही हैं। नोट्स मतलब ये वर्किंग नोट, ये चेंजेस इन इक्विटी कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 है। पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज।
तो कंपनीज में आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं, आप लोगों ने सुना है धारा 420 किसके ऊपर लगेगी, आप लोगों को पता है क्लास में, ठीक है। और पार्टनरशिप का एक्ट था, सेक्शन यार मेरे भाई, एक्ट 1932 1932 अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद सेक्शंस अलग अलग है ना, बहुत सारे सेक्शंस है, सेक्शन एक से लेके बड़े सारे होते हैं ना, किस चीज का सेक्शन है वो तो किसका, इसका इधर 2013 लिखा हुआ है, 1956 तो 70 साल पुराना हो गया, वो तो गया, खत्म कर दिया। हाँ वो पिछला था, इससे पिछला 1956, अब जो चलता है अब चलता है 2013। तो इधर 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 ये समझ में आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, पहली लाइन पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट, करो जी सर्कल करो इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एंड प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी के और बिजनेस के, करण इधर, किसी भी कंपनी के या बिजनेस के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है तो उसमें दो ही चीजों की बात कर रहे होते हैं, मेनली कंपनी का प्रॉफिट या लॉस बताओ जी हमें। अगर कोई बैंक वाले या कोई भी ओनर किसी अकाउंटेंट से पूछते हैं या किसी बिजनेसमैन से पूछते हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, तो उसका मतलब है वो ये पूछना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमाती है, या फिर आपकी कंपनी में कितनी एसेट और लायबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मतलब होता है क्या कंपनी आपकी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, या आपकी कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी क्या है, कहने का मतलब P&L और बैलेंस शीट के बारे में बताओ, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंड प्रोडक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पता चल गया। तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरीके की होती है, पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे ना, कंपनीज वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, कंपनी के चोचले ज्यादा है, कहते हैं हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर क्या फर्क है, सिर्फ नाम का, जैसे कुरकुरे खा लो, टकाटक खा लो, सिमिलर सी चीजें है ना। मुझसे गलती हुई, मैं बेवकूफ, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ली गधों को समझाने के लिए। तो P&L और बैलेंस शीट, P&L अकाउंट में और स्टेटमेंट ऑफ P&L में फर्क है, जी हाँ फर्क है, वहां पे अकाउंट होता था, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, तो मैं रटवा रहा हूं, वहां पे अकाउंट यूज करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करना है। समझने वाले बच्चे सुनना चाहते हो तो सिर्फ सिनोनिम्स है, मतलब सेम वही है, खर्चे और इनकम ही रिकॉर्ड होनी है। रटने वाले बच्चे जिनके लिए कुरकुरे टकाटक अलग अलग है, तो उनके लिए ये है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है, यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनेगा, P&L अकाउंट +1 में बनता था, या फिर कंपनीज वगैरह पार्टनरशिप के केस के लिए बनता था। यहाँ पे तीसरी एक्स्ट्रा चीज, ये तो दोनों +1 में भी होते थे, तीसरी एक्स्ट्रा चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट बनानी है, कैश बुक बनाते थे +1 में, डेबिट साइड पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड पैसा जा रहा है, +1 +2 में इसको बोल दिया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसा आना या पैसा जाना। हाँ, और चौथा और पांचवी आइटम है चेंजेस इन इक्विटी, मतलब आपकी अगर शेयर कैपिटल या प्रॉफिट लॉस पिछले साल से इस साल में बढ़ गए या कम हो गए, चेंज हो गई। और एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब होता है वर्किंग नोट्स। तो ये 5 चीजें याद करो, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। पहले तो इसी को याद करेंगे, क्योंकि ये पहले तो इधर लिख लो, एग्जाम e की पावर 34, e की पावर 34, e की पावर 34, e की पावर 34, लिखो लिखो लिखो, e की पावर 34 बुक में लिख लिया कि नहीं लिखा? e की पावर 34 का किसी को मतलब अगर याद हो, एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा याद करो, पहले इसी को सुनूंगा अभी 10 सेकंड के बाद। सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 40, इसको बोलते हैं सब सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज कितनी होती है टोटल? 5 एलिमेंट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा। याद हो जाएंगे, पेपर में 3-4 बार आ चुके हैं 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नोट्स खोलो, कॉपी शुरू करो, नोट्स लिखने शुरू करेंगे अब हम, समझ गए ना, नोट शुरू करो, कॉपी शुरू करो, जो भी है बस कॉपी खोलो। 10-12 पेजेस छोड़ने के बाद लिखो जी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो अब हम कंपनी के बारे में सीखना शुरू करने वाले हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना। थोड़ा सा जल्दी लिखवाऊंगा तो थोड़ा फास्ट लिखना आप। चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बुक कौन सी है याद रह जाएगी? पार्ट बी बुक। लिखो पार्ट बी बुक, पार्ट बी बुक। सर एक बार ये बता दो, आप लोगों ने ये तो डरा दिया कि चैप्टर आपका लेंदी है, वो बैलेंस शीट मुश्किल है, वो क्या वैसे मुश्किल है कि आसान है? वैसे बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। ठीक है, बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट सबके इसके अलग अलग होते हैं, तो बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को एक बार दर्शन करवा दी, लेकिन एक ही दिन में याद हो जाएगी। किसी दिन 3:30 बजे हम यहाँ पे बैठेंगे, ऐसे ऐसे इनपुट दूंगा, जब आउटपुट आप लोग जा रहे होगे आपको बैलेंस शीट याद होगी। तो जो जो जिसको याद होती है वो सुनाता चला जाता है, अपने आप याद हो जाती है ऑटोमेटिकली। पता है कि तेरे को सबसे ज्यादा जल्दी याद होएगी, मतलब मैं काम दे देता हूँ कि बैलेंस शीट याद करनी है, छुट्टी है, अपने आप बच्चों को याद हो जाती है। 10-12 बार मैं याद करवा देता हूँ, आधी बच्चों को तो याद हो जाती है, बाकी छुट्टी अपने आप याद करा देती है। अगर छुट्टी नहीं होती तो मेरे पास एक गोलू राम है, तो छुट्टी एक, उसके बाद भी अगर समझ लो मेरे करवाने के बाद और पढ़ने के बाद भी नहीं याद रहती तो मेरे पास एक गोलू राम है, वो ऐसे यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, फिर ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाती है। एक दिन लगता है। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मनन लैपटॉप का चार्जर उठा के आओ वहां से ना, वो पड़ा है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता था, क्लास +2 में। सर ये लिखने हैं? जी हाँ, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं ताजे। क्लास +2 में 5 एलिमेंट्स, क्लास +2, क्लास +1। जल्दी करो, बहुत सारी नोटिंग करनी है। इसमें होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे होते हैं 2 एलिमेंट्स। क्या हो गया? सही बात है, मैं तो यहाँ तो सारे ही कुरकुरे और उसको अलग ही मान रहे हैं। चलो, इधर 5 एलिमेंट्स है, इधर 2 एलिमेंट्स है। मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया, पी एंड एल अकाउंट और फाइनेंशियल वो स्टेटमेंट सिर्फ एक नाम का फर्क है। मैं पूरे चैप्टर में अकाउंट वर्ड यूज करके करूंगा क्योंकि मेरे को हैबिट बनी हुई है। ठीक है, पेपर में लिख सकते हो लेकिन ना लिखो तो ज्यादा बेटर है। आपके सीबीएसई में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्कूल वाले थोड़े ज्यादा अच्छे पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एज अ बुक वाला चेक करते हैं, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। लिख दिया जी, यहाँ पे बैलेंस शीट और पी एंड एल होता है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मन ये साथ में देख लेना या स्पेस छोड़ दो, है ना, साथ साथ कर लो, पहले स्पेस छोड़ के ना पहले पॉइंट नंबर 2 बॉक्स में डाल देना। देखो जैसे मैंने डाला है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मुझे बस ये बता देना, क्लास +1 वाले को वर्टिकल लिखना है या +2 वाले को वर्टिकल लिखना है। ये हमारा होता है वर्टिकल, ये हमारा होता है वर्टिकल, ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ ना ई डाल देना, आपको अवेयरनेस रह जाएगी कि ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, एक बार नहीं 2 या 3 बार आ चुका है। ये अभी मैं सीबीएसई के फाइनल पेपर का डेटा बता रहा हूँ, स्कूल्स में भी आता है जो मिड टर्म्स होते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ये रहती है क्लास +1 में। इधर मैं क्लास +1 के साथ कॉमा डाल के और कुछ भी लिख सकता हूँ, पार्टनरशिप, बहुत बढ़िया। तो पार्टनरशिप में भी ये वाला फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे हम सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की यहाँ पे आइटम लिखते हैं, तो ये मेरा टोटल बन जाता है, ये टोटल बन जाता है। टोटल हमेशा बैलेंस शीट का बराबर रहेगा, सिर्फ देखा जाए तो
हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख रहे हैं, बाकी प्रोसीजर तो सेम रहेगा, बैलेंस शीट के कोई रूल्स थोड़ी ना चेंज है। आगे पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हाँ, अभी तो मैं छोटा मोटा फॉर्मेट वगैरह लिखवा रहा हूँ बस। क्लास +1 में हम बोलते थे P&L अकाउंट, P&L अकाउंट, और यहाँ पे लिख देते थे हम डेबिट, यहाँ लिख देते थे क्रेडिट। डेबिट साइड किसी को याद है क्या चीजें आती थी? एक्सपेंसेस, तो इधर आ जाते हैं एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड आ जाते हैं इनकम्स और रुपीज। तो ये फॉर्मेट है। यहाँ पे क्लास +2 में वैसा फॉर्मेट है वर्टिकल वाला। ऊपर आ जाएंगी सारी इनकम्स नंबर 1, नंबर 2 में आ जाएंगे सारे एक्सपेंसेस। इनकम्स में से अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं तो आ जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट या लॉस 1 - 2। फिर इसके बाद इसमें से लेस कर दिया जाता है टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये फॉर्मेट सा बन गया P&L अकाउंट का। और यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L। आप लोग चाहो तो P&L अकाउंट भी वर्ड यूज कर सकते हो। इनकम्स, एक्सपेंसेस, तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आ गया प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस, जितना भी प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट में से गवर्नमेंट मांगेगी टैक्स तो टैक्स पे कर देना, बाकी बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ना, इसका डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसलिए तो वहां पे उन्होंने अकाउंट वर्ड हटवा दिया, कहते स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, अब यूज मत करना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, बैलेंस शीट P&L। किसी को याद है बैलेंस शीट का शेड्यूल कौन सा था? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। किसी को शेड्यूल याद है? शेड्यूल नंबर 3 पार्ट। अब मेरे को ना ढूंढ के बताओ, मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी अभी बुक में दिखाया था, तो इसका पार्ट 1 है, लिखना भी आपको ऐसे ही है, पार्ट 1। शेड्यूल 3 है, पार्ट 1। और P&L का शेड्यूल 3 पार्ट 2। ठीक है जी। क्या ये पेपर में आ चुके हैं? इसको भी ई डालो, इसको भी ई डालो, दोनों ये भी पेपर में आ चुके हैं। पेपर में क्या आया था एक बार के लिए, ट्रू एंड फॉल्स, वेदर बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 2। तो इसका आंसर निकला था फॉल्स, क्योंकि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनाई जाती है। 5वां, although balance sheet and P&L in companies are prepared in different format, but all rules, methods
आर सेम। बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट के चाहे फॉर्मेट अलग है, लेकिन रूल्स मेथड सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसके बाद अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट का वो फॉर्मेट बड़े वाला। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मेट स्टार्ट करो जल्दी से। ये आपको फॉर्मेट स्टार्ट करना है, लिखो। ये है, यहां से लिखना है फॉर्मेट। अभी लिखना शुरू करो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। हाँ तो करो, लिख ली जा, लेकिन इधर भी दोबारा नहीं इंटरप्ट करना। एक पेज पे नहीं आएगी, कम से कम 5 पेज लग जाएंगे ये वाली बैलेंस शीट को, कम से कम। तो जहां पे अभी आप लोगों ने लिखा है ना, मेरी एक बात सुनो, 1 मिनट, फॉर्मेट किसी ने अभी बना लिया कि नहीं बनाया? इसके बाद ना जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर किसी के पास आधा पेज बच रहा है तो आधा पेज छोड़ देना, किसी के पास अगर बाई चांस नहीं बच रहा तो एक पेज छोड़ देना। मतलब एक फ्रेश पेज से बैलेंस शीट शुरू करो। आधा पेज बच रहा है तो आधा पेज छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है 3-4 अलग अलग कॉमन पॉइंट्स है वो मेरे को लिखवाने का मतलब बने। बस एक फ्रेश पेज से बैलेंस शीट शुरू कर लो, अगले पेज से, फ्रेश पेज से। तू किधर पहुंच गया? लिखो जी, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये लिखो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। जब क्वेश्चन में आएगा तब लिख लेंगे। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 2023 लिखा है, तो इस साइड क्या लिखूंगा? 2022। पर्टिकुलर नोट नंबर, हाँ वैसे बात तो सही है, फॉर्मेट तो जर्नल जैसा ही है, बट डेट नहीं आ रही। सिर्फ यहां तक आप लोगों ने लिखना है जी, बस यहां तक लिखो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे।